नमस्कार। न्यूज एनसीआर की नई सीरीज वकालत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी और आज के हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट राजेश खटाना जी हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रताप भाई। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि अपने शहर फरीदाबाद के लिए हम कुछ एक अच्छा नया कंटेंट लेकर आएँ, नया कॉन्सेप्ट लेकर आएँ, कोई अच्छी नई सीरीज़ ऐसी लेकर आएँ जिससे कि लोगों में एक सकारात्मक मैसेज जाए। इससे पहले भी आपने हमारी सीरीज़ देखी होगी ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद, जिसके हमने 100 एपिसोड कंप्लीट किए थे और बहुत प्यार आप सब लोगों का, फरीदाबाद शहर के लोगों का हमें उस सीरीज़ के दौरान मिला। सभी तरह के लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए, चाहे वो कोई छोटा समाज सेवी है, बड़ा समाज सेवी है या बहुत अनुभवी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, सभी को हम एक प्लेटफॉर्म पर कोविड के दौरान लेकर आए और वो समय हमें को बहुत कुछ सिखा के भी गया। तो इसी तरह से हमने एक नई सीरीज़ जो कि वकालत, इससे हम आपको बता दें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वकीलों के ऊपर हमने एक सीरीज़ तैयार की है जिसमें हम जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आज के हमारे पहले एपिसोड में राजेश खटाना जी हैं, इनसे हम इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। बड़े अच्छे शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे खड़े रहते हैं, हमेशा लोगों का सपोर्ट करते हैं और एक अच्छे वकील भी आप हैं, क्योंकि लोगों के लिए कहते हैं ना कि एक फ्री में परामर्श लोगों को आप देते रहते हैं। तो सर, अपना इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और ये इंटरव्यू ऐसा तो नहीं है कोई सवाल जवाब वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा काम है आपसे सवाल करना जैसे आप अपनी वकालत करते हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजनीति में भी रुचि रखते हैं, समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगा कि आपको वकालत के क्षेत्र में ही जाना है? क्या ऐसी प्रेरणा मिली? देखो प्रताप भाई, मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे पिताजी किसानी का खेती करते थे, आजकल वो रेस्ट करते हैं जी। तो मेरा मानना है कि हमने देखा कि जो गांव के लोग, ग्रामीण पृष्ठभूमि के या शहर में जो कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं, वो अक्सर दो ही बातें वकीलों के लिए रखा करते थे। एक तो ये कि भाई वकील बहुत अच्छा मिल गया और हमारा तो केस में मज़ा आ गया जी और हमें न्याय दिला दिया। एक ये कि भाई हमें तो वकीलों ने बर्बाद कर दिया, लूट लिया, ये हो गया, मतलब एक टेंडेंसी होती थी। जी 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 जी। लेकिन ज़्यादा लोगों को ये मिले कि भाई हमें न्याय मिला। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि उन लोगों से प्रेरित हुआ कि वो लोग एक वकीलों के प्रति, समाज के जो लोग हैं, समाज में जो बहुत संख्या में जो लोग हैं, वो एक पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, विचार जो उनके पॉजिटिव है उनके प्रति। वो कहते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए न्याय के मंदिर में हम लोग काम करते हैं। तो मुझे उन लोगों से प्रेरणा मिली और फिर मैंने वकालत के प्रोफेशन को चुना और उसके बाद में इस काम में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल सही बात कही। जब हम कभी किसी समाज या एक समूह में अगर बैठे होते हैं और वहाँ पर अगर कोई बात चलती है, कोई चर्चा चलती है, अगर वकील या पत्रकार अगर वहाँ पर बैठा है तो लोग यही कहते हैं, अरे वकील साहब से पूछ लो, इनको पता होगा कानूनी प्रक्रिया क्या है। अगर कोई पत्रकार बैठा है, इनको तो सब कुछ पता होगा, ये पत्रकार है, इनको तो देश दुनिया का पता ही है, तो इनसे पूछ लो। बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छा पेशा है। अगर देखिए, पेशा कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, बस एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, वो है ईमानदारी और निष्ठा। अगर आप इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं तो आप अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और समाज के लोग आपको सराहेंगे भी। सर, दूसरा मेरा ये है कि एक ना आजकल एक कल्चर बना हुआ है आपके प्रोफेशन में, अगर वकीलों के प्रोफेशन में देखें तो एक महंगी फीस का कल्चर है। लोग इस वजह से कहीं ना कहीं डरते भी हैं कि यार वकील और डॉक्टर इनके पास जाएंगे तो लुट के ही आएंगे, या बहुत मोटा पैसा जो इन्होंने मांग लिया वो देना पड़ेगा। जी। मना नहीं कर सकते। तो ये आजकल कल्चर ये कुछ ज़्यादा पना पड़ा है। देखिए प्रताप भाई, ऐसा नहीं है कि महंगी फीस का है, क्योंकि जो फीस है वो केस टू केस होती है। एक केस ऐसा भी है कि उसमें आदमी बहुत नॉमिनल फीस लेते हैं, कई केसेस ऐसे हैं कि उसमें बड़ी ज़्यादा वकीलों को मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से फीस है। दूसरा, अगर आदमी की किसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो हमारे बहुत सारे जो वकील साथी हैं, मेरा मानना यह है कि लगभग सभी वकील साथी चैरिटी के लिए भी काम करते हैं कि जिन लोगों के पास फीस नहीं है, वास्तव में वो बेचारा उसके साथ जायती हुई है, वो परेशान है, तो फ्री में केस लड़ते हैं। और उससे भी अलग हमारी सरकार की तरफ से प्रावधान है, अगर कोई आदमी वकील हायर करने में जो सक्षम नहीं है तो उसके लिए लीगल अथॉरिटी का जो DLSA का है, वहाँ से जाके वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा
और बताएगा मुझे वकील की जरूरत है, तो सरकार उसको जो सरकारी वकील है वो प्रोवाइड कराती है। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि सरकारी वकील और जो आप हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता वो भी। हाँ, देखिए बॉस, सरकारी वकील एक तो जो स्टेट केस है, अगर कोई केस अगेंस्ट स्टेट है, मतलब क्रिमिनल केस है, किसी के खिलाफ, किसी के साथ गलत काम हुआ है, रेप हुआ है, उसका किसी के परिवार में मर्डर हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो उन सभी केसेस में गवर्नमेंट की ओर से उसको स्टेट को असिस्ट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता ही होता है। उन केसेस में, सभी केसेस में गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कराती है, सारी केसेस में। अच्छा, मान लो अगर किसी के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, या वो प्राइवेट वकील नहीं अफोर्ड कर सकता। देखिए, जो प्राइवेट वकील अफोर्ड करे ना करे, स्टेट केस के अंदर, जो क्रिमिनल केस है, स्टेट केस के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा स्टेट को असिस्ट करने के लिए। वो क्लाइंट को मिलेगा ही, वो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस और वो जो दूसरे केसेस हैं, उनमें आपको डीएलएसए में जाना पड़ेगा। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि कई आदमी होते हैं, मुझे जैसे कोई वुमेन्स है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की हम बात करें, तो कहती है मेरे पति के साथ झगड़ा चल रहा है, मुझे परेशानी, मुझे मेंटेनेंस लेना है, लेकिन मैं केस करना चाहते हो, वकील को देने के लिए मेरे पास फीस नहीं है जी। तो वो लीगल अथॉरिटी में जाने के बाद वहाँ एप्लीकेशन लगाएगा, वहाँ से उसको एडवोकेट हायर करने के लिए परमिशन मिल जाएगी। और वो जो पैनल का एडवोकेट है जी। वो डीएलएसए के पैनल पे कुछ लोगों को अपॉइंट कर रखा है कोर्ट की तरफ से। वो अपॉइंट करके उनमें से किसी को उसकी फाइल मार्क कर देते हैं, वो फिर उनके केस की हायरिंग करते हैं। बात आती है उसके अलावा कि जो स्टेट केस है, कोई अक्यूज है, वो किसी के जो झूठा फंस गया है, सच्चा फंस गया, वो कोर्ट को कहता है जी मेरे पास तो वकील नहीं है, तो कोर्ट उसमें डीएलएसए के वकील को अपॉइंट करता है, वो उसके केस की पैरवी करेगा। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे मैट्रिमोनियल केस की, आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मैट्रिमोनियल हो गया जी, या ये रेप केस जैसी चीज़ें हो गई। और तो मतलब इनमें मैं वैसे ही एक बात जानना चाहूँगा जनता की तरफ से भी, कितनी सच्चाई इसमें होती है? क्योंकि आजकल झूठे मुकदमे भी रेप केसेस के लोगों पे लगा दिए जाते हैं, तो मतलब इस बारे में आप देखिए प्रताप भाई, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आज के वक्त में मैंने देखा है कि कई लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, या फिर हनी ट्रैप वगैरह के लिए, जी, हनी ट्रैप, पैसा ऐंठने के लिए, मोस्टली जो इसको हनी ट्रैप कहते हैं, पैसा ऐंठने के लिए जी, बहुत सारे फॉल्स केसेस जो है रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार भी और पुलिस भी इस बात को लेके बड़ी सख्त है। अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोग जेल में भी गए हैं, बहुत सारे लोग इन केसेस में जेल में भी गए हैं। तो हमारी जो पुलिस है वो बड़ी मामले की गहनता से छानबीन करती है, पूछताछ करती है, और एफआईआर होने के बाद बहुत सारे केसेस हमारे एसीपी साहब और जो एसएचओ साहिबान हैं वो उनको कैंसिल भी कर रहे हैं। तो इस पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगी जी। अच्छा, बात करें हम एक छोटे तबके की, गरीब तबके की, तो कहीं ना कहीं हमने, खैर इस बारे में आपने हमें क्लेरिफाई किया भी है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि एक गरीब तबका जो है उसकी न्यायालय से पहुँच बहुत कम होती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। या तो वो दब को चलकर अपना चुपचाप अपने घर में बैठ जाएगा, उसके जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो पुलिस तक ही नहीं पहुंच पाता, तो वकील तो उसके बाद का स्टेप है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, और मेरा मानना है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने इस मुहिम की शुरुआत करी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सके, और जो न्यायपालिका और लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कवर कर सके, और दूरियाँ जो है वो कवर हो जाए। तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी के साथ भी कोई गलत घटना होती है तो जैसे वो पहले पुलिस में जाते हैं, तो कई बार पुलिस किसी केस की सुनवाई नहीं करती, तो वो क्या कहते हैं, उससे हायर अथॉरिटी, एसीपी साहब के पास, डीसीपी के पास, कमिश्नर के पास जाते हैं। तो मेरा मानना उसी तरीके से लोगों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और वकील, आपके साथ कोई गलत काम हुआ है, आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आपको न्यायालय में जाने के बाद एक अच्छे अधिवक्ता का चयन करें और उसके बाद अपने केस को लड़े, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, इस चीज़ का एक व्यक्ति कैसे चयन करे कि उसके लिए कौन सा वकील अच्छा होना चाहिए, कौन सा वकील अच्छा है, किसके पास जाएं? एक कोर्ट में अगर जाते हैं तो एक बड़ी भीड़ नजर आती है, कुछ सीट्स पे बैठे होते हैं, कुछ चैम्बर्स में बैठे होते हैं। अच्छा, वो चैम्बर और सीट्स में भी आजकल एक फ़र्क हो गया है कहीं ना कहीं फीस का भी और लोगों की अप्रोच का भी। देखिए, मेरा मानना यह है कि वकील जो प्रैक्टिस कर रहा है, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, वो सभी लोग अच्छे हैं। रही चयन की बात और आपको प्रैक्टिस की बात, तो मैं आपको एक टेक्निकल एक चीज़ बताऊं कि जो लोग थोड़े भी पढ़े लिखे हैं वो ई कोर्ट्स पे जाएं और अपने एडवोकेट्स का नाम डालें जी,
और उसमें देख सकते हैं कि कितने केसेस उन्होंने लड़े हैं, कितने केसेस आज तक वो जीते हैं, हारे हैं, जो भी हुआ है। और दूसरा कि ये जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है, ये रेफरेंस का प्रोफेशन है राइट। कि आप किस आदमी के माध्यम से वहाँ एडवोकेट तक जा रहे हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि पिछले 11-12 सालों की प्रैक्टिस में प्रताप भाई, एक चीज़ देखी मैंने कि 11-12 सालों के अंदर मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 लोग अपने आप मेरे पास आए होंगे। अच्छा, बाकी सारे रेफरेंस है। और दूसरा ये भी है कि मेरी एक टेंडेंसी, एक आदत पड़ गई कि बिना रेफरेंस वाले केसों को मैं भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि रेफरेंस वाले में हमें रहता है कि आदमी ठीक है, उसके बारे में कई बार जैसे वो वकील की जांच करते हैं, हम भी क्लाइंट की परख कर लेते हैं कि ये आदमी इस लायक है कि हम इसकी पैरवी करें या ना करें। तो मेरा मानना है कि आदमी को जांच परख के एक अच्छे आदमी के रेफरेंस से, या आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि आप गूगल पे और उस पर सर्च करके अच्छे से उनके बारे में जानकारी लेने के बाद अच्छा अधिवक्ता का चयन करें और आपको न्याय लेने के लिए उससे लड़ाई लड़ें। जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई मुवक्किल है, कोई केस उससे किसी तरह से कोई भी केस हुआ है, कुछ गलती उसने की है, तो क्या सबसे पहला स्टेप यही होता है कि उसको पुलिस में जाए, उसके बाद वकीलों के पास जाए, या कोई ऐसा भी प्रोसीजर होता है कि डायरेक्ट वो कोर्ट से अप्लाई करे कुछ? देखिए, जो आप बात करें क्रिमिनल केसेस की बात करें जी, कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी, डकैती, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, कोई भी इस तरह का कोई भी मुकदमा का दर्ज, किसी के साथ कोई ऐसी वारदात होती है, तो सबसे पहले तो बिना देरी किए तुरंत उसको पुलिस को सूचना देनी चाहिए। और मेरा मानना है कि पुलिस बड़ी तत्परता के साथ हरियाणा पुलिस काम करती है, आपकी शिकायत पर सुनवाई की जाएगी। 1% अगर आपको लगता है कि पुलिस आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रही, तो आप जो बड़े अधिकारी हैं, जिसमें ACP हो गए, DCP साहब हो गए, पुलिस कमिश्नर हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग है, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा प्रताप भाई, कई बार आदमी मोस्टली लोग आते हैं, वो शिकायत करते हैं कि हम पुलिस में गए, पुलिस ने हमारी शिकायत नहीं ली। जी, बहुत लोगों की इस तरह की बातें रहती हैं, मुझे लगता नहीं ऐसी है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कहते हैं हमारी शिकायत ना ली। तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहूँ कि उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग सिंपल अपनी कंप्लेंट्स को लिखें, जो भी उनकी शिकायत है उसको लिखें, और लिखने के बाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में स्पीड पोस्ट कर दें। अच्छा, 110% आपको रिप्लाई आएगा और आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। या आप मेल भी कर सकते हैं, आपकी जो शिकायत है आप पुलिस की जो मेल IDs हैं वो लेके पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको अपनी शिकायत में लिखते हैं। पुलिस आपकी शिकायत पे, अगर कोई महिला से संबंधित कोई अपराध है तो उसके लिए पुलिस शिकायत ना सुने आपकी, तो आप महिला आयोग जा सकते हैं, वहाँ आपकी शिकायत पर सुनवाई होगी। अगर कोई SC/ST से संबंधित मुकदमा है तो आप SC/ST जो कमीशन है वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या आप वहाँ तक जाने में सक्षम नहीं है, आपके पास में कोर्ट पड़ता है, तो आप कोर्ट में जाके अपने वकील की मार्फत इसका दायर कर सकते हैं। जी। और निश्चित रूप से कोर्ट के माध्यम से अगर आपको कोर्ट को लगता है कि आपके मुकदमे में जो आपका केस है उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोर्ट उसमें 156(3) में मुकदमे का तुरंत आदेश देता है। जी जी जी। वकील साहब, एक चीज़ और, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, कोई भी एक आम व्यक्ति कोर्ट में जाता है, तो आजकल एक बड़ी अक्सर से ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक होते कुछ लाइजनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं दलाल। तो ये भी कल्चर एक पनप रहा है आजकल। कोर्ट कचहरी में जाओ तो वहाँ हर कोई कोई ना कोई दलाल बैठा होता है, या कहीं ना कहीं लोगों को वो अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके केस करवाते हैं, हम आपकी फाइल ठीक कराते हैं, जो भी आपके कानूनी लैंग्वेज होती है, तो वो क्या है? देखिए, बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का मैं कॉर्पोरेट मेंबर हूँ जी। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा और बार एसोसिएशन इस बात को लेके पूरी तरह से सख्त है। हमारे फरीदाबाद न्यायालय की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा दलाल इस कोर्ट के अंदर नहीं है। अगर आपको लगता है कोई गुप्त तरीके से इस तरह का काम कर रहा है तो लोगों को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो आदमी वकालत के प्रोफेशन में है, उसको देखने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद आपको लगेगा कि ये प्रोफेशन में है। और कोई आदमी किसी के कहता है मेरी वहाँ सेटिंग है, ये है, वो है, तो वो निर्दोष झूठ बोल। जुडिशरी के अंदर, कोर्ट के अंदर कोई सेटिंग नहीं होती, ऑन मेरिट केस डिसाइड होते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, जो आपके केस में है, वही जो केस है वो कोर्ट के सामने जाएगा, कोर्ट उसमें उस केस को डिसाइड करेगा। जुडिशरी के अंदर सेटिंग की बात करें, कोई कोर्ट की बात करें, ऐसी कोई चीज़ें दुनिया है ही नहीं कहीं पे भी। अच्छा वकील साहब, कई बार देखा जाता है कि जैसे छोटे मोटे सिविल केस भी होते हैं, चाहे वो कोई छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट का केस हो गया है, सामने वाली पार्टी को उसका इंश्योरेंस क्लेम का पैसा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन जो मुवक्किल है वो फिर भी उसमें पैसा रहा है, उसका फिर स्टेट वर्सेस केस चल रहा है और काफ़ी कई सालों तक वो लंबित रहता है। क्या कारण है कि इतने देर तक इस तरह के केसेस चलते हैं और वकील उनको बुलाते रहते हैं कि हाँ हर हियरिंग पर 1500 रुपये भी लेते हैं, लेकिन वो केस ही खत्म होने को नहीं आता? देखिए प्रताप भाई, जब मैं प्रैक्टिस में 2008 में आया जी, तो मैंने एक चीज़ तय की कि भाई सबसे पहले तो मैं
अपने से इस चीज़ की शुरुआत की कि जो क्लाइंट से हम केस लड़ते हैं जी उनसे लमसम फीस तय कर लेते हैं। हर डेट पे फीस लेने का प्रचलन मैंने बिल्कुल बंद किया जी और बहुत सारे लोग इसको चेंज भी कर रहे हैं। जी रही बात केसेस की, तो उसके अंदर उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि जुडिशरी के पास पेंडेंसी बहुत है। जी हमारे पास क्रिमिनल केसेस कोर्ट में जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो लोड होने के कारण कोर्ट लंबी लंबी डेट देता है। जी दूसरी बात आती है कि वो लोग चक्कर काटते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिमिनल केस में, स्टेट केस में जिसमें मुकदमा दर्ज हो, उसमें शिकायत करता है तो उसको हर तारीख पे जाने की जरूरत नहीं है। वो केवल गवाही के वक्त जाए और बाकी अपने वकील से अपडेट लेता रहे। हर तारीख पे उसको गवाही जब कराने हुई, कोर्ट उसको सम्मन भेजेगा। अच्छा सम्मन की कॉपी रिसीव करे, अपने वकील को बताए और जाके कोर्ट में गवाही दे। जी रही बात जो उस केस में आरोपी है, आरोपी को हर केस में जाना जरूरी है। जी अगर कोई उसके साथ मजबूरी है तो वो एग्जाम्पशन मूव कर सकता है, अदरवाइज हर डेट पे आरोपी का जाना जरूरी है, शिकायतकर्ता का जाना जरूरी नहीं है। ओके 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 शिकायतकर्ता को हर डेट पे कोर्ट बुलाता भी नहीं है। जी जी उसको केवल शिकायत पे जो गवाही होगी एट द टाइम ऑफ विटनेस कोर्ट में अपीयर होना, बाकी नहीं होना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जैसे एक कोविड का बड़ा भयानक समय हम सब लोगों ने देखा, उस दौरान कोर्ट कचहरी क्या पूरा देश हर तरह से लॉकडाउन था और सब चीज़ें बंद थी, तो उस दौरान ये कानूनी प्रक्रियाएं जो थी वो किस तरह से चल रही थी और उस समय आपको किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिले? देखिए प्रताप भाई, कोविड का टाइम मेरा मानना है कि पूरे देश को बहुत कुछ सिखा के गया। जी खासतौर पे हम वकीलों को बात करें तो जो भाई बहुत सीनियर अधिवक्ता है, उस टाइम में टेक्निकल सारी चीज़ें ऑनलाइन ही थी, जी उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के जो लोग हैं, पोते पोती बेटे, उनसे सीखा और ऑनलाइन हम लोगों ने हेयरिंग की। और उसका बेनिफिट ये मिला कि एक तो हमें बाहर जाने से हम लोग बचे कि बाहर नहीं जा पाए, दूसरा पोल्यूशन का मैं बात करूँ कि गाड़ियों की आवाजाही और समय की बड़ी बचत हुई, और तीसरा एक बड़ी बात कि जो इसमें कंप्लेंट और अक्यूज्ड है, अगर कोर्ट को लगता है दोनों पार्टीज को बुलाना है जी जी तो रूटीन में उनको सम्मन करना होता है, सब कुछ करना होता है। इसमें क्या ऑनलाइन उनको कनेक्ट करवा लिया और मेरा मानना है कि जो लोगों को बड़े समय से न्याय मिला। और जो देरी की आपने बात की, इसमें देरी की जो चीज़ें थी वो घटी कि कई बार टाइम पे वकील नहीं पहुंचा, कई बार ऑनलाइन है, दोनों पार्टी जो अपीयर हो गई वो फटाफट उसमें सुनवाई हुई। तो मेरा मानना है कि ऑनलाइन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो निपटारे की समय बचा, मुवक्किल का भी और कोर्ट का भी बचा, कोर्ट का भी बचा। तो तीनों लोग ऑनलाइन, तीनों लोगों ने जो रीडर है उससे कोऑर्डिनेट कर लिया कि हम लोग अब आ गए हैं और उनको कनेक्ट कर लिया और उसकी कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो गई। जी आजकल वकालत के प्रोफेशन में युवाओं की भी काफ़ी भागीदारी है और काफ़ी बढ़ चढ़ के युवा वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि एक जल्दबाजी आजकल युवाओं में होती है। हर कोई युवा ये चाहता है कि मैं एक जल्दी से एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाऊं, या शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं। उन युवाओं के लिए आप क्या कहें? देखिए प्रताप भाई, युवाओं के लिए आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रखा। मेरा मानना यह है कि प्रतिवर्ष अगर हम बात करें तो 2 से 3 हज़ार नए लोग इस ज़िले के अंदर वकालत करके आते हैं जी, और सभी लोग प्रैक्टिस में जाएं ये सोच के मोस्टली लोग प्रैक्टिस के लिए कि हम कोर्ट में जाके वकालत करेंगे इसलिए वकालत करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो युवा पेशेंस नहीं रखते, जिनको जल्दी कमाने की चाहत होती है, जी जी जी, वो इस प्रोफेशन में टिक नहीं पाते। वो बार बार अपना प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं। आज प्रैक्टिस में गए, कल को किसी कंपनी में जॉब किया, फिर किसी बैंक में जॉब किया, फिर अपनी फर्म स्टार्ट की, फिर लास्ट में बंद करके दूसरा प्रोफेशन चूज कर लिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने युवा साथियों को एक ही सुझाव दूंगा कि आप लोग पेशेंस रखें और बहुत नोबल प्रोफेशन है। अगर आप पेशेंस रखेंगे और बड़ी मेहनत, अपनी ईमानदारी और मेहनत पे आपको विश्वास है तो मेरा मानना है निश्चित रूप से ये प्रोफेशन लाइफ टाइम आपको वो सब कुछ देगा जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। वकील साहब, इतने सालों का प्रोफेशन है आपका, तो ऐसा कोई पहलू बताइए जो आपके लिए, जो अनुभव या जो वो उस टाइम का एक्सपीरियंस जो आज भी आपको याद आता हो, कुछ ऐसा। देखिए प्रताप भाई, वैसे तो हर केस में एक नया अनुभव मिलता है। हाँ बिल्कुल। क्यों कहते हैं कि सीखने की उम्र नहीं होती। दूसरा ये कि वकालत के प्रोफेशन में कोई आदमी कहीं एक्सपर्ट हो गया, उसकी कोई सीमा नहीं है कि डेली नई नई चीज़ें आती हैं। नई नई चीज़ें, आज नई जजमेंट आ रही है, नए फैसले आ रहे हैं और मेरा मानना है कि नई तकनीक और नए केसेस आते हैं। लेकिन कई केस ऐसे होते हैं कि उसमें आदमी उस क्षणों को कभी भुला नहीं पाता। अभी 2 केसों का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। एक केस में फरीदाबाद में एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ जी, और वो बहुत गरीब परिवार से बच्ची थी और 3 दिन वो हॉस्पिटलाइज रही, बीके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उसको जी। और फरीदाबाद के सारे सोशल लोगों ने उसका साथ दिया और हमने उस केस को लड़ा। 4-5 साल की लंबी लड़ाई के बाद में
माननीय अदालत ने उसको 20 साल की सज़ा सुनाई। उसके बाद उस बच्ची के परिवार के लोगों ने मुझे अपने घर पे बुला के, अपने मोहल्ले के लोगों ने, समाज के लोगों ने जो सम्मान दिया, जी जी, मैं कहता हूँ कि वो लाखों करोड़ों की फीस से कहीं ज़्यादा मेरे लिए था। बिल्कुल। और उस पल को मैं कभी भुला नहीं सकता। और एक अभी हाल ही में भाई हुआ कि एक आदमी किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था जी, दोनों मैरिड थे जी, वो लेडी भी और वो आदमी भी, दोनों मैरिड थे। वो लेडी उससे निकाह करने के लिए, मुस्लिम फैमिली थी, वो निकाह करने के लिए प्रेसाइज करने लगी। उसने कहा कि हम ऑलरेडी मैरिड हैं दोनों, आप भी मैरिड हो मैं भी मैरिड हूँ, निकाह पॉसिबल नहीं है विदाउट डाइवोर्स। जी। तो उस लेडी ने अपनी 7 साल की बच्ची से उस आदमी के ऊपर रेप केस लगवा दिया। ओहो। और लगवाने के बाद वो आदमी 3 साल 7 महीने 17 दिन लगभग वो कस्टडी में रहा। लेकिन कोर्ट ने क्या है कि एक चीज़ को देखा और उसके बाद उसको बरी किया। जी। मेरा मानना ये है कि वो पल उस परिवार के लिए, उसकी बूढ़ी माँ उस दिन कोर्ट में मौजूद थी, तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, जो उन्होंने सम्मान और प्यार दिया, तो लगा कि कहीं ना कहीं वो दुआएं बिल्कुल कहीं ना कहीं काम आती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे महिला आयोग हमारे देश में गठित है कि अगर महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य होता है तो उसमें महिला आयोग सुनवाई करता है। क्या आपको लगता है कि पुरुष आयोग की नहीं? देखिए, वैसे तो मेरा मानना ये है कि पुरुष प्रधान देश है जी, लेकिन जो आज के समय में जिस तरह फॉल्स एलिगेशंस पुरुषों के ऊपर लग रहे हैं जी, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। अगर पुरुष आयोग बनता है तो कोई बुराई नहीं है। और मेरा मानना ये है कि अगर बना दिया जाए तो अगर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करें, अगर वुमेन्स के लिए बना रहे हैं तो मेंस के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो झूठे केस लगते हैं इन पे भी हाँ, रोक लगेगी। झूठे केसेस जो प्रताप भाई, बड़ी बात ये आपको एक बताऊं कि आंकड़े जो आप देखेंगे तो मेरा बड़े भयानक आंकड़े हैं कि बहुत सारे लोग जी फॉल्स केसेस के डर से सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी कई लोग आपने देखा कि कोर्ट में कई लोग ऊपर छत से कूद जाते हैं, जेल में लोग सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए सरकार को जो कठोर कदम उठाने की बहुत सख्त जरूरत है। और आयोग जो आपकी बात है, मेरा मानना है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि वो जरूर पुरुषों के हित में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। दोनों का ही समान अधिकार है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। और जब हम बात करते हैं कि भाई एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो फिर सरकार को भी पुरुषों के लिए तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। बाकी चलिए, वो तो हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं, उनकी अपनी एक प्रक्रिया है, अपना एक काम करने का एक कार्यशैली है। बाकी मैं चाहूँगा एक अंत में आप अपने वकील साथियों के लिए, नए युवाओं के लिए जो इस क्षेत्र में अपना आ रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज प्रताप भाई, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ NCR के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो युवा अधिवक्ता इस प्रोफेशन में आए हैं, बहुत सम्मानीय प्रोफेशन है। ईमानदारी, नेक नीति से आप लोग मेहनत करें और न्याय के मंदिर में हमें मौका मिला है न्याय के मंदिर में काम करने का। इस मंदिर को, न्याय के मंदिर को मंदिर समझ के आप लोग काम करें, निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आपको एक आत्मीय संतुष्टि मिलेगी कि आप लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही। और कहते हैं कि एक अच्छा वकील होना एक महान वकील होने से कहीं ज़्यादा कठिन है। तो हमारे फरीदाबाद में एक से एक अच्छे वकील हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश भी कर रहे हो। जैसे वकील साहब ने बताया भी कि वो गरीब तबके के जो लोग हैं उन तक भी अपनी सेवाएं देते हैं और फ्री में उनको परामर्श भी देते हैं और उनके लिए केसेस भी लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर वकील एक अच्छी मोटी खासी रकम आपसे लेता है। तो ये एक तरह का मिथ है और इस सीरीज़ को चलाने का मकसद भी हमारा सिर्फ यही है कि आप तक एक सही मैसेज जाए, आप तक एक सही आप एक सही वकील का चुनाव कर सकें। आपको पता चले कि जो लोग कहते हैं या जो भ्रांति आपके मन में है वो असल में ऐसा नहीं है। और हम अपने प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से वकीलों को लेकर आएंगे, उनसे उनकी बातें जानेंगे, उनके चैलेंजेस जानेंगे और ये जो कानून और कॉमन मैन के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, उसको कैसे मिटाना है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ताकि आपके मन से वो वहम और वो डर निकल सके। और एक वकीलों के पास आप भी, एक जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसको जाकर अपनी बीमारी बताते हैं, ऐसे ही आप अपने वकीलों के पास जाकर आप
और बड़े अच्छे से उनको अपनी बात को एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक अच्छे वकील के भी बहुत सारे दायित्व होते हैं कि वो अपने वो वकील के प्रति ईमानदार रहे, उनसे कोई भी चीज़ें ना छुपाए और उनका साथ दे, गवाहों में उनका साथ दे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अपने वकील के साथ, अपने वकील के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि वकील भी एक तरह का डॉक्टर है। तो इसी तरह से हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छे वकीलों से आपको मिलाते रहेंगे, और आप चाहें तो जितने भी हमारे एपिसोड आगे भविष्य में होंगे उनमें से कोई भी वकील के पास जाके आप सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जो भी हमारी वीडियो डलेगी हम उसके डिस्क्रिप्शन में उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम मेंशन कर देंगे, ताकि आप किसी भी वकील से आप हमारे चैनल पर जाएं, उनको देखें और जिससे भी आप संपर्क करना चाहें आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से एक और किसी हस्ती के साथ हम यहाँ पर उपस्थित होंगे और आपसे उनको रूबरू कराएंगे। आपसे बस एक अनुरोध है, कृपया इस इंटरव्यू को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, जितना हो सके अधिक फैलाएं। आप सभी के प्यार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हम आपके प्यार के लिए हमेशा इसी तरह का कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR। नमस्कार। थैंक यू।